हर मानव को हजारों सालों से एक ही सवाल त्रस्त कर रहा है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, मुझे क्या करना है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, और जब मृत्यु होती है तो मुट्ठी खुली होती है। इसका क्या अर्थ है? बिना कार्य कारण भाव कार्य घटित नहीं होता। इसका मतलब है जरूर कुछ अर्थ है। जब भगवान ने इस धरातल पर किसी मानव को जन्म लेते समय भेजा तो इस बंद मुट्ठी में कुछ तो भी दिया। क्या दिया? क्या 22 मंजिला मकान दिया? क्या मर्सिडीज बेंज कार दी? सुपर क्लास और नौकरी दी या इंडस्ट्री दी? क्या दिया? ये तो भौतिक बातें हैं, ये भगवान कैसे देगा? God has given two commitment in the closed hand of the human being at the birth. ईश्वर ने इस बंद मुट्ठी में दो दायित्व दिए हैं कि जाओ, मैं इसलिए भेज रहा हूं कि आपको ये दो काम करना है। The first commitment that God has given, that to give the best services to those people which are exploited. इस बंद मुट्ठी ने भगवान में एक दायित्व दिया है कि जाओ उन लोगों के लिए काम करो जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, कष्ट है, दुखी है, जिनका कोई नहीं, उनके लिए काम। और दूसरा दायित्व दिया है कि हे मानव, तुम्हारे आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए मैंने इस प्रकृति को आपके सामने संजोगे रखा है और विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन प्रस्तुत किए हैं, दिए हैं। जाओ इस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जियो, कोई कमी नहीं मिलेगी, कोई कमी नहीं, लेकिन विनाश मत करो। अगर अतिरिक्त भोगवाद के कारण कोई मानव इसका विनाश कर रहा है तो विनाश को रोको और प्रकृति को पुनः स्थापित करो, पुनः समृद्धि। These are the two commitments that God has given in the close. I will ask you what you are doing. मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या आप सचमुच उन लोगों के लिए काम कर रहे हो जिनका कोई नहीं, वंचित है, कुष्ठी है, दुखी है, पीड़ित है, शोषित है? क्या उनको के लिए काम कर रहे हो जिनको कोई कष्ट नहीं है, जिनको कोई चिंता नहीं है, कोई समस्या ही नहीं? ये आत्ममग्न होकर अपने ही अंतरात्मा को पूछने की आज बेला है। जो प्राकृतिक संसाधन ईश्वर ने मानव को दिए हैं वो असीमित मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है, लेकिन इतने भी सीमित मात्रा में नहीं है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर पाता। इतने भी सीमित नहीं है, लेकिन इतने भी असीमित नहीं है कि अपने भोगवाद के कारण हो उसका विनाश। हमें सोचना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जीव, जमीन, पानी, पर्यावरण और अवकाश, ये पंचमहाभूत है। दीज आर द फंडामेंटल। और इसी पंचमहाभूतों से हम लेते हैं, हम देते हैं। पृथ्वी माने भूमि। भूमि सीमित है, असीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या अभी 123 करोड़ है। नीति आयोग कहता है कि 2050 में जनसंख्या 162 करोड़ हो जाएगी
अभी हम 25 करोड़ मेट्रिक टन अनाज उत्पादन कर रहे हैं, हमें 50 करोड़ मेट्रिक टन उत्पादन चाहिए, यानी दुगुना उत्पादन चाहिए। भूमि हमारे पास सीमित है, 35 करोड़ एकड़ हिंदुस्तान के पास। और सीमित भूमि में हमें दुगुना उत्पादन लेना है, क्योंकि जनसंख्या की रफ्तार बढ़ रही है। ये खोज करके तंत्र विकसित नहीं किया कि यंत्र से भूमि तैयार होती है। और जंगल काट कर हम भूमि अनाज उत्पादन के लिए नहीं ला सकते, क्योंकि 33% हमें जंगल चाहिए, अभी 11% है। These are the big challenge. It is a big challenge. क्या कोई हमारे पास हल है इस समस्या? हरित क्रांति के माध्यम से हमने तात्कालिक समस्याओं का हल निकाल लिया, ठीक है। इट वॉज द नीड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम, क्योंकि हम लाखों टन अनाज बाहर से मांग रहे थे, खाली पेट सो रहे थे, हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं था। ठीक है, उस समय की वो मांग थी, लेकिन आज अगर हमें दुगुना उत्पादन चाहिए, भूमि सीमित है, 35 करोड़ एकड़, भूमि कारखाने पैदा नहीं हो सकती, तो फिर सीमित भूमि में ही दुगुना उत्पादन लेना है। और यह हकीकत है कि रासायनिक कृषि से पर एकड़ उत्पादन घटता है प्रति एकड़, जैविक कृषि उत्पादन मिलता ही नहीं। तो दुगुना उत्पादन देने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पास है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई विकल्प नहीं। अगर इनके पास विकल्प नहीं तो इसलिए खड़े हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास विकल्प है। वो जैविक नहीं है, रासायनिक नहीं है, जिसको बजट आधार हमने सिद्ध कर दिया है, हमने सिद्ध कर दिया है कि जितने उपज रासायनिक कृषि से मिलते हैं, जैविक कृषि से मिलते हैं, उतनी ज्यादा कीमत हम ले रहे हैं प्रति। बगैर कुछ डाले, nothing to be utilized as a student input. We have given the solution that we can increase the double production. Food crisis is the main problem. Trial problem, not in India, throughout the world. And no solution is having with the system. तो इस स्थिति को उभारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस सवाल मेरा केवल सरकारों से नहीं है, कृषि वैज्ञानिकों से नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी। साथियों, अगर मैं कहूं कि जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि से, मेरी टेक्नोलॉजी से हम हर फसल का उत्पादन दुगुना ले सकते बगैर कुछ डाले, बगैर कुछ संसाधन प्रकृति से लिए, तो मुझे लगता है ये सही हल हो सकता है। जिस भूमि में पंजाब, इट वॉज द बेस्ट मॉडल ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं की उपज लेने वाला पंजाब आज लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी है, घास अंकुरित नहीं होती। क्या इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया हूं? साथियों, दूसरा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान वृद्धि और वायुमंडल में होने वाले घातक बदलाव। पूरी दुनिया में ये विषय छाया हुआ है, प्रसार माध्यमों में और नीति निर्धारकों में, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या भारत के पंतप्रधान जी। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर मानव के जीवन शैली पर, मानव सभ्यता पर, प्राकृतिक संसाधनों पर और कुल इकोसिस्टम पर, मानसून पर, खेतों पर, युवा पीढ़ी पर ग्लोबल वार्मिंग का और वायुमंडल में होने वाले बदलाव का घातक परिणाम हम महसूस कर रहे हैं, तो क्या इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले जितने भी हरित गृह वायु हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं,
उनका उत्सर्जन दो क्षेत्र करते हैं। एक औद्योगिक क्षेत्र करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा है कृषि क्षेत्र। जब कोई कारखाना, उद्योग और चिमनी से धुआं निकलता है, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच आर इमिटेड बाय द कार्बन सेक्टर। जब कोई रासायनिक कृषि करता है, जैविक कृषि करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो विशाल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। दिस इज द रियल फैक्ट, इट इज अ साइंटिफिक ट्रुथ। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू स्टॉप द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस? द सिस्टम इज हैविंग नो सॉल्यूशन। ऐसा ही चलता रहा, अगली पीढ़ियां कैसे बचेगी, क्या खाएगी? अगर 1 तापमान बढ़ता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो तापमान था एवरेज, उससे तो 40% अनाज की उपज घटती है। मानव नपुंसक बनता है, नहीं पड़ेगा। मानव के आनुवंशिक संरचना में बदलाव होता है। जेनेटिकल म्यूटेशन इज टेकन प्लेस इन द डीएनए ऑफ द मैन। मानसून में दिशा गति बदलता है, जो हम भुगत रहे हैं। 100 किलो का बोझा उठाने वाला और 70 साल का बूढ़ा, आज के तरुण युवा 10 किलो का बोझा नहीं उठा पा रहे हैं। और जिस ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से हो रहा है, उनका उत्सर्जन अगर रासायनिक कृषि करती है, जैविक कृषि करते हैं और उद्योग करते हैं, तो क्या ये उनका दायित्व तो नहीं बनता? उनका विकल्प दे कि ऐसी तकनीक विकसित करे इंडस्ट्रियल सेक्टर में ताकि उत्सर्जन ना हो। ऐसी तकनीक विकसित करे ताकि कृषि के माध्यम से भी उत्सर्जन ना हो। कोई तकनीक अभी तक मानवता के सामने नहीं है, कोई तकनीक। अगर भारत सरकार ने कोपेनहेगन समिट में लीगल कमिटमेंट दिया है, ज्यादा आश्वासन दिया है दुनिया को, काम 23% कार्बन एमिशन विल बी रिड्यूस्ड। हाउ? कैसे आप घटाओगे जबकि रासायनिक कृषि और जैविक कृषि सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रही हैं इस ग्रीन हाउस गैसेस का? क्या उनको बांध लगाओगे? लगाना पड़ेगा। अगली पीढ़ियां नहीं जी पाएगी। जिस मुंबई में आप बैठे हो, अगर वो जलमय हो जाएगी ग्लेशियर के पिघलने से, जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईपीसीसी बोल रही है, इंटर द गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, which is constituted by the UNO। तो मुंबई का क्या होगा? ये 2 करोड़ लोग कहां जाएंगे? मुंबई की शांघाई नहीं रहेगा, मुंबई नहीं रहेगा, कोलकाता नहीं रहेगा, चेन्नई रहेगा, नहीं रहेगा, तो कॉर्पोरेट कहां रहेगा? These are the challenges। हमारे पास इसका विकल्प है। जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि में 1 ग्राम भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता। आई एम गिविंग ओपन चैलेंज टू द साइंटिफिक एरिया, दे हैव टू प्रूव दैट आई एम टेलिंग लाई। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का 1 कण भी उत्सर्जित नहीं हो रहा है इस तकनीक से, क्यों उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है? दिस इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क। हमारे पास क्या ये उद्योगों का दायित्व नहीं बनता है कि अपने इंडस्ट्री से जितना भी उत्सर्जन हम कर रहे हैं चिमनी के माध्यम से, धुएं के माध्यम से, उसको कुछ कन्वर्जन नहीं कर सकते उस धुएं को, ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिट ना हो, उत्सर्जित ना हो? क्या ऐसी कोई तकनीक हम विकसित नहीं कर सकते कि बिना उत्सर्जन हम इंडस्ट्री चला सकते हैं? ये तो उनका काम है, R&D का काम है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का उनका दायित्व है, उनको करना चाहिए। लेकिन आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है? कॉर्पोरेट करे ना करे उनका काम है, वो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आम आदमी जो भुगत रहा है
ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट, उसकी कुछ भूमिका हो सकती है, होनी चाहिए। वो है अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग बंद करना। कोई पंछी, कोई प्राणी बस का उपयोग करता है, लेकिन एक निर्णय अगर होता है कि अगर इसका उपयोग नहीं किया जाए तो कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन आप लाते हो नव निर्माण के लिए, इस ब्रश और पेस्ट के, वो प्रकृति का दोहन कम हो जाएगा। मैं दंत मंजन से दातुन करता हूं, मेरे दांत पक्के हैं। आत्महत्या का सवाल नहीं, वही हाउ डिस्ट्रॉय द रूट कॉजेस ऑफ द सुसाइड ऑफ द फार्मर। नन ऑफ द फार्मर इज कमिटेड सुसाइड। वेल, फॉलोइंग माय टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा मत समझिए कि किसान आत्महत्या कर रहा है। आप इस मुंबई में बसे हुए जिनके पास अगाध संपदा है, पैसे है, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। तरीका बदल गया है आत्महत्या करने का। किसान थेट एंडोसल्फान लेता आत्महत्या करता है। आप जो खाते हो उस खाद्य के माध्यम से जल खा रहे हो, दूषित पानी पी रहे हो, प्रदूषित अपने शरीर में ले रहे हो और कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक के माध्यम से मर रहे हो। ये आत्महत्या ही है, आत्महत्या ही है। डर है, खौफ है हर के मन में। कल मैं क्या कैंसर से मरूंगा, क्या मैं हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा? खौफ है, खौफ है। क्या इसका कोई हल नहीं देना चाहिए? मानवता को, अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम दे रहे हैं, जल मुक्त खाद्य दे रहे हैं। जब भी आप सब्जियां खाते हो, ये सारा जल आपके शरीर के कोशिकाओं के बीच में जो गैप है उसमें वो इकट्ठा होता है। कोशिका के अंदर जो हकल से उसमें वो इकट्ठा होता है। कीटनाशक दवाओं के अवशेष जो हमारी कोशिका है उसके अंदर जो फैट है, वसा है, उसमें संग्रहित होता है। इस सारे बाहर के जो जहरें हमने हमारे शरीर में डाल दे, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो गई, हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म हो गई, तो हम कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हर कोई मर सकता है अगले क्षण, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। लेकिन हमारे पास सोल्यूशन है। हम जल मुक्त खाद्य देते हैं, प्रदूषण मुक्त पानी पर्यावरण देते हैं। हमारे पास जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि के माध्यम से अगर हम बिना कुछ उपज कम हुए, बिना कुछ प्रति एकड़ उपज कम हुए, हम जल मुक्त खाद्य, पोषण मूल्यों से समृद्ध खाद्य, औषधि मूल्यों से समृद्ध खाद्य हर एक को हम खिला रहे हैं, तो क्या ये दायित्व नहीं बनता कि इस तकनीक को स्वीकारें? साथियों, आपके पास पैसा बहुत हो सकता है इतनी अगाध संपदा हो, लेकिन कैंसर से आपको कोई नहीं बचाएगा। कोई ऑन्कोलॉजिस्ट ऐसा नहीं पैदा हुआ हिंदुस्तान के, जगत, पूरी दुनिया में, जो कैंसर के पेशेंट को जिंदा रखेगा। हाँ, 6 महीने में मरेगा तो 10 महीने तक आके उसकी आयु बढ़ा सकता है, लेकिन मृत्यु से नहीं बचा सकता। लेकिन मृत्यु से बचाने का काम हम कर रहे हैं ताकि जल मुक्त खाद्य। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस माने प्रकृति, टेक्नोलॉजी प्रकृति से दूर ले जा रही है। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आनंद विन्मुख करते हैं मानव को, शायद हो सकता है सुख को अंबार लगा दे, लेकिन आनंद विन्मुख करे, ऐसे टेक्नोलॉजी क्या काम की जो हमारा सुख और आनंद को बर्बाद करे। तंत्र उसे कहते हैं कि मानव की समस्याओं का जरूर हल दे, लेकिन उसका आनंद ग्रोथ से भी बढ़े। गेम चैलेंजर अवार्ड मुझे लगता है ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो प्रकृति के माध्यम से, मानव अपने भोगवाद के माध्यम से जो चैलेंज दे रहा है प्रकृति को, उसका हल देने वाला अगर कोई है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके माध्यम से एक चर्चा तो हो जाएगी कि आम आदमी की क्या भूमिका हो सकता है और मुंबई में बैठने वाले लोगों की क्या भूमिका हो सकता है, कारपोरेट की क्या भूमिका हो सकती है। आखिर में एक सवाल मैं खड़ा कर दूंगा, जिस पाश्चात्य भोगवादी जीवन शैली का हमने स्वीकार किया है, तो प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से खत्म कर रही है। साथियों, ख्याल रहे,
अतिरिक्त भोगवाद आपको वस्तुओं की उपयोग कैसे करना है सिखाता है। ठीक है, लेकिन भोगवाद की मर्यादा होती है। उस मर्यादा के ऊपर भोगवाद नहीं चढ़ सकता। आपके पास बहुत अगाध संपत्ति है, अगर एक मकान है तो 2 मकान बांधोगे, आप निर्माण करोगे, 3 मकान नहीं लेंगे। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो दूसरी लेंगे, 3 नहीं लेंगे। आपके पास एक टीवी है तो दूसरा लोगे, 4 नहीं लोगे, क्योंकि सीमा खत्म हो गई। 7 पे कमीशन के माध्यम से, 6 पे कमीशन के माध्यम से हमसे जेब में कितना भी पैसा डाल दे, लेकिन खरीदोगे नहीं। वस्तुओं का अनिर्बंध निर्माण करोगे, खरीदने वाला नहीं मिलेगा, कहां बेचोगे? महामंदी इसी से आ रही है। ये नई पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से अब जागरूक हो गई है, पर्यावरण की सुरक्षा चाहती है, इको फ्रेंडली जीवन चाहती है। जो 34 लाख जिसका पैकेज है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक लंदन से वापस आता है, अपना इस्तीफा देता है और नवनिर्माण में लगता है। कुछ तो भी चैलेंजेस जरूर है कॉर्पोरेट सेक्टर के माध्यम से। इसका भी आपको विचार करना पड़ेगा कि महामंदी से उबरने के लिए अगर वही आप उपयोग में लाओगे उपाय जो अभी तक लाए हुए, तो महामंदी नहीं घटेगी। महामंदी और घेरे मिलेगी, और शायद हो सकता है तीसरा वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की आवश्यकता पड़े इस महामंदी को खत्म करने के लिए। लेकिन ये नहीं होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को ही अब सोचना होगा गंभीरता से कि क्या ये आवश्यकता है कि अगली पीढ़ियों को हम संकट में डालकर हमारी पीढ़ियों के लिए संसाधन जुटे? क्या आवश्यकता है? इसका भी गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा। जो भी समस्या है मानवता के सामने, उसका हल एक छोटे रूप में हम दे रहे हैं। एक उदाहरण दूंगा कि हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है अथवा है नहीं है, तो अगली पीढ़ी है। एक बूढ़ा आदमी, बोल सकता हूं, एक बूढ़ा आदमी आम की गुठली लगा रहा है खेत में। वो राहगीर पूछ रहा है कि बाबा जी, आप तो 80 साल के हो गए हो, आप तो 2 साल में मरोगे, हो सकता है कल भी मरोगे, आपको तो आम खाने को नहीं मिलेगा, क्यों लगा रहे हो? मुझे मालूम बेटा, मैं इसको आम नहीं खा सकता, मुझे मालूम है, कल मैं मर सकता हूं, मुझे मालूम, लेकिन मेरी बेटा खाएगा, मेरी बेटियां खाएगी, मेरे पोते खाएंगे। वो आगे बोलता है कि बाबा, आपके कनाडा का है बेटा, आपकी बहू लेके गई है, वो नहीं आएंगे, आप तो अकेले हो, क्यों लगा रहे हो? मुझे मालूम है, मेरी बहू वो उसको नहीं लाएगी, मेरा कोई नहीं है, मुझे मालूम है, कल मैं मरूंगा, ये भी मालूम है, तो भी लगा रहा हूं, लेकिन लगा रहा हूं अगली पीढ़ियों के लिए, अगली पीढ़ियां खाएगी, मुझे दुआ है। एक 80 साल का बूढ़ा जो मरना है, कल मरने वाला है, अगली पीढ़ियों की सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो अगली पीढ़ियों के लिए? नौकरियां मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। रोबोट गाइडेड ऑटोमेटिक मशीन काम करेगी, 100 हाथ बर्बाद करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री कंपटीशन है, महामंदी से उबरना है। बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, अगली पीढ़ियां कैसे बदलेगी? लेकिन मेरी जो भूमिका है, मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। जंगल में आग लगी है, सारे प्राणी पंछी भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक पंछी तालाब में से पानी लेकर अपने चोंच में वो जा रहा है, उल्टा दिशा में जा रहा है। सब पूछे, पगला हो गए क्या? अरे हम भाग रहे, मर हो गए, क्यों जा रहे हो वापिस? बोलते मुझे मालूम है, लेकिन आप भाग रहे हो, भगवान ने इसलिए नहीं भेजा मुझे भागने के लिए। मेरा दायित्व दिया है कि अगर कोई विनाश है तो वो उसको हल दो, उसको सुलझाने की कोशिश करो। आग लगी है, पानी से बुझेगी, मुझे मालूम है, मेरे प्रयास से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा दायित्व मैं निभा रहा हूं। वो छोटा पंछी कहता है, आप क्या करने जा रहे हो? गंभीरता से सोचो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत